पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है जहां पर हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने आज होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल 10वीं और 12वीं की परीक्षा का ऐलान होना था। ममता बनर्जी भी ये कह चुकी थी कि 12वीं और 10वीं राज्य बोर्ड की परीक्षा जुलाई और अगस्त के आखिर में होगी। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के साथ बैठक के बाद सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया था। अब कई राज्य अपने बोर्ड एग्जाम्स पर फैसला करेंगे। तो पश्चिम बंगाल से ये खबर सामने आ रही है, जुलाई में 12वीं और अगस्त में 10वीं की परीक्षा होनी थी। ममता बनर्जी इन परीक्षाओं का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन कल जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है उसके बाद राज्य अब अपने अपने हिसाब से परीक्षाओं को लेकर नीति तय करेंगे। परीक्षाओं को लेकर अब आगे क्या होगा, इस पर देखिए रिपोर्ट। कोरोना की लहर के बीच 10वीं की परीक्षा तो पहले ही रद्द कर दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में ये अहम फैसला हुआ है। इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित दूसरे केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे और फिर ये तय किया गया कि परीक्षा रद्द करना ही सबसे बेहतर फैसला है। पीएम ने कहा कि कोरोना के बीच ऐसे माहौल में बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने फैसले के बाद ट्वीट किया, भारत सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। लंबे मंथन के बाद हमने वो फैसला लिया है जो छात्रों के हित में है और जो युवाओं की सेहत के साथ साथ उनके भविष्य की भी रक्षा करेगा। सरकार के इस फैसले के साथ ही 14,30,000 से ज्यादा बच्चों के सामने से असमंजस खत्म हो गया है। भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और नहीं हुआ है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा, रिजल्ट कैसे घोषित होंगे। छात्रों के सामने ये बड़ा सवाल है क्योंकि परीक्षा में मिले मार्क्स के आधार पर ही उनका एडमिशन कॉलेजों में होगा। सीबीएसई ने इस पर भी स्थिति साफ कर दी है। सीबीएसई 12वीं के छात्रों का रिजल्ट एक स्पष्ट और निष्पक्ष पैमाने के आधार पर संबद्ध तरीके से तैयार करेगा। इसके लिए पिछले हफ्ते ही स्कूलों से कहा गया है कि वो 11वीं और 12वीं में छात्रों की ओर से इंटरनल परीक्षा में हासिल मार्क्स का डेटा जमा करें। इनके आधार पर ही 12वीं के नतीजे तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होता है तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है। ये परीक्षा हालात बेहतर होने के बाद ली जाएगी। दिल्ली सरकार ने भी यही फॉर्मूला सुझाया था। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि कुछ छात्रों को इस तरीके से रिजल्ट निकाले जाने पर ऐतराज है। थोड़ा सा बुरा ही हुआ है क्योंकि जो हमने पढ़ा इतने 2 सालों में, तो अब लास्ट में आके कह रहे हैं कि ये हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारी तो मेहनत पानी फिर गया ना। बच्चे ऐसे ही पास हो गए सारे, हमने जो पढ़ा था इतने साल वो हुआ नहीं कुछ। तो जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह हो रही थी तो वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले सकते थे ये, पर इन्होंने उसका सोचा नहीं। सीबीएसई 12वीं परीक्षा रद्द करने का फैसला तो हो गया, अब सारी नजरें स्टेट बोर्ड पर टिक गई हैं कि वो क्या करेंगे। पीएम मोदी का फरमान आने के बाद यूपी सरकार ने अपने यहाँ 12वीं की परीक्षा के फैसले को लेकर पुनर्विचार की बात कही है।
यूपी सरकार ने जुलाई के दूसरे सप्ताह में 12वीं की परीक्षा कराने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में आज इस मुद्दे पर फैसला आने की उम्मीद है। गोवा में आज सीएम की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग होनी है। गुजरात में 1 जुलाई से नए पैटर्न पर परीक्षा होनी है। राजस्थान में परीक्षा को लेकर सरकार कल फैसला ले सकती है। हरियाणा में परीक्षा न कराने का फैसला लिया गया है। 12वीं की परीक्षा को भी हमने द्वितीय सप्ताह जुलाई के यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो कराने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो चिंता है विद्यार्थियों के संदर्भ में, छात्रों के संदर्भ में, सारी परिस्थितियों का पुनर्विचार करने के बाद ही हम, यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे। जहां तक राजस्थान की बात है तो वो क्या फैसला लेता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी 12वीं की परीक्षा रद्द करने के पक्ष में हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस सरकार में शामिल है। तनुश्री पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, केंद्र ने तो परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री का ही नारा है जान भी जहान भी। जान तो सुनिश्चित हो गई, लेकिन आगे का भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा छात्रों के लिए जो अब्रॉड अप्लाई करना चाहते थे यूनिवर्सिटीज में, या फिर देश में ही अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए तो मार्क्स ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। अगर इंटरनल मार्क्स अच्छे नहीं आए और आगे इसी के आधार पर अगर मार्क्स तय किए जाएंगे तो उनके लिए तो भविष्य संकट में है। नहीं, देखिए, जहाँ तक अगर आप सीबीएसई बोर्ड की बात कर रही हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के बाद जो सीबीएसई बोर्ड के संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके जो वक्तव्य समाचार पत्रों में पढ़ने को मुझे मिले हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप में ये कहा है कि जो परीक्षा अगर हम नहीं लेते हैं और प्रमोशन हम दे रहे हैं 12वीं कक्षा के सीबीएसई बोर्ड में, तो उन्होंने कहा इसका हम फार्मूला तय करने के लिए कमेटी बना रहे हैं और कमेटी की रिकमेंडेशन आने के बाद हमारा ये रहेगा कि हम एक नियम सम्मत ढंग से हम उसका अंकों का अंकन कर सकें उनकी अंक तालिका में। इसका हम प्रयत्न करेंगे। अगर इसके बाद भी कोई बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होगा तो भविष्य में स्थितियां सामान्य होने पर हम उनकी परीक्षा कराएंगे। ऐसा ही निर्णय हम पहले कर चुके हैं हाई स्कूल के परीक्षा के संदर्भ में, पहले ही हम उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड में। ये हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड का निर्णय पहले जो आया था, लगभग वही पैटर्न पर सीबीएसई बोर्ड ने भी अपने जो वक्तव्य उन्होंने जारी किए हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं कि छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ ना हो सके, इसके लिए सतत प्रयत्नशील केंद्र सरकार भी है और संबंधित जो सीबीएसई बोर्ड है वो भी इसकी कोशिश कर रहा है और वो 5 सदस्यीय कमेटी को बनाने की बात की चर्चा वहाँ पर चल रही है। जबकि इसी प्रकार से हम लोगों ने हाई स्कूल में पहले ही एक कमेटी बना दी थी कि हाई स्कूल में जो अंक आएंगे उनका अंकन किस प्रकार किया जाए, उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, इनका आधार क्या हो, ये सारे बिंदुओं पर निर्णय एक कमेटी लेगी और उस कमेटी के आधार पर प्रयत्न ये होगा कि छात्रों को जो अंक तालिका में अंक दिए जाएं वो उनके भविष्य का निर्धारण कर सकें। अगर किसी छात्र को लगता है कि वो उससे अच्छा अंक पा सकता था तो उसे ऑप्शन दिया जाए कि वो परीक्षा में बैठ सके। और उसमें भी हम ये भी कोशिश कर रहे थे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हाई स्कूल में, जो कि अभी इंटरमीडिएट का हमने निर्णय नहीं लिया था, कि हमने ये किया था कि अगर परीक्षा नहीं दे सकता तो वर्तमान में कोई कोरोना संक्रमित है या किसी और प्रकार का था तो भविष्य में जो उसको हम चांस देंगे तो उसके जो अंक आएंगे वही उसके भले ही वो 2022 में लिया जाए लेकिन उसको 2021 की बोर्ड परीक्षा का अंक माना जाएगा। इस प्रकार के तमाम प्रकार के सुझाव हमने पहले रखे थे और अब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम लोग हाई स्कूल में निर्णय लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के साथ में हम प्रधानमंत्री जी का निर्णय आने के बाद हम नए सिरे से विचार कर रहे हैं। 12वीं कक्षा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की हमारी है और उसमें 26 लाख लगभग 10,316 विद्यार्थी बैठने वाले हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अगर मिला लें तो 56 लाख से ऊपर विद्यार्थी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड हमारा उत्तर प्रदेश का जो है वो प्रयागराज बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा परिषद का। उनकी परीक्षाओं का सफल संचालन कैसे हो, ये एक नीतिगत निर्णय था। बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा और उनके अभिभावकों को जो चिंता और भय है उससे मुक्ति
कैसे मिल सके, इन सारे प्रयासों के तहत हमने छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें का प्रोन्नत करने का निर्णय पहले ही कर रखा है। डिग्री कॉलेज के संदर्भ में हमको उच्च शिक्षा भी क्योंकि मेरे पास में ही है, हम लोग निर्णय के अंतिम दौर पर पहुंच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पिछली बार हमने उनको प्रोन्नत किया था प्रथम वर्ष में, जो स्नातक परीक्षा थी और स्नातकोत्तर परीक्षाएं थी। इस बार हमें क्या करना है, उसका आधार क्या होगा, ये भी हम लोग जल्दी ही उच्च स्तरीय बैठक के बाद जो हमारी कोरोना की संक्रमण की स्थिति है, हालांकि उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य प्रदेशों से काफ़ी भिन्न दिखाई पड़ रही है, एक सुखद अनुभूति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे एक समय 3,10,000 के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस थे, आज की जो हमारी स्थिति है वो 32,465 के आसपास एक्टिव केस पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं। यानी एकदम से जो इसमें गिरे हैं वो भी लगभग 89.9% या 90% के आसपास की कमी इसमें आई है। और जो पॉजिटिविटी रेट है ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि 0.4% के आसपास आई है, और लखनऊ जैसे शहर में तो 0.2% के आसपास पॉजिटिविटी रेट आई है। और अगर रिकवरी रेट देखें तो वो 96.9 यानी 97 के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। लगभग 66 के आसपास जो जिले हैं उनमें 600 से कम जो एक्टिव केस आए हैं, और उनमें जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें एक बहुत व्यापक छूट भी दी गई है। स्थितियां सामान्य की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं, तो एक स्थिति का परिवर्तन भी हमें तमाम बिंदुओं की ओर इशारा करता है। अब दो विकल्प आपने हमको आपने अपनी स्टोरी में सुनाए हैं। एक तरफ तो ये है कि बच्चे खुश हैं, अभिभावक खुश हैं कि उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए उनको प्रोन्नत किया गया, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी भी छात्रों की है जो इंटरमीडिएट में 12वीं कक्षा में पास होके तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनके अंक आए, जो पढ़ने वाले मेधावी छात्र हैं वो अपने परिश्रम से चिंतित दिखाई पड़ते हैं। उनका विकल्प क्या हो, ये भी एक जो विचारणीय बिंदु है वो हमारे सामने आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग राज्यों पर अब फैसला छोड़ दिया गया है, उनके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं वो किस तरीके से परीक्षा को कंडक्ट कराएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि देश में कोरोना के नए मामलों में थोड़ा सा इजाफा आज देखा गया है। आज 1,32,788 नए मामले दर्ज किए गए, लेकिन एक्टिव केसेस लगातार कम हो गए। एक्टिव केस 20 लाख से कम है और आज इसका आंकड़ा 17,93,645 है। बीते 24 घंटे में नए केस में भी 1 लाख से ज्यादा की कमी आई है। अब तक 2,61,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और लगातार 20वें दिन नए केस के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है। रिकवरी रेट जहां बढ़ा है, वहीं कुल टेस्ट का आंकड़ा 35 करोड़ को पार कर चुका है। वैक्सीन की कम से कम पहली डोज भी अब तक 21,85,00,000 लोगों को लगाई जा चुकी है। दूसरी लहर का कहर जहां थमता दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, वहीं धीरे धीरे होते अनलॉक से जिंदगी पटरी पर लौटने के आसार हैं। मगर इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। कोविड को फलते फूलते भी देखा, फिर कोविड को गिरते देखा, फिर चढ़ते देखा, फिर गिरते देख रहे हैं। अगर 1000 नहीं मिलेगा, 800 नहीं मिलेगा, 200-300 रुपए कुछ रोटी खर्चा कुछ ना कुछ बच्चों के लिए हम लाएगा जब हम घर जाते। थमने लगा दूसरी लहर का कहर। यूपी के 75 में से सिर्फ 11 जिलों में कोरोना कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में अनलॉक से पटरी पर लौटी जिंदगी। दिल्ली में भी कोरोना के नए केस कम। कोरोना की सबसे खौफनाक दूसरी लहर के कहर से देश बाहर निकलता नजर आ रहा है। देश के अलग अलग शहरों में जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट रही है। करीब 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद इन शहरों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ 11 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के नए केस रोजाना 600 से ऊपर है। यूपी का अयोध्या हो या मध्य प्रदेश का ग्वालियर या फिर जम्मू कश्मीर का उधमपुर,
चेहरों पर मुस्कान लौटती दिख रही है। मिनिमम 1 महीने के बाद यहाँ पे हमारे ये स्टोर ओपन हुआ है, तो ये मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक्स बोलता हूँ, ताकि आपने ऐसा गाइडलाइन निकाला कि थोड़े डेज मतलब डिवाइडेड करके आप थोड़ा थोड़ा करके जो ओपन कर है। तो भगवान जो हम लोगों का भाग्य में हुआ बिकेगा भी ये है, जब तक बाहर पब्लिक नहीं आएगी जब तक कोई काम होना नहीं। कोरोना के नए केस कम होने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी कम हो रही है। ऑक्सीजन की कहीं कोई किल्लत नहीं है। वहीं देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी अब तेज हुई है। यूपी के सभी 75 जिलों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन एक साथ शुरू हुआ। लखनऊ में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी कतार नजर आई। सारे लोग हैं, जितना ज़्यादा ये करेंगे मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे उतनी जल्दी लोगों को फायदा मिलेगा। और जिस हिसाब से बता रहे हैं आगे आने वाले और अभी समय में दिक्कतें होनी हैं, तो जितना ज़्यादा कैंप लगेगा, जितना ज़्यादा लोगों को लगेगा, उतना ज़्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, इसके पर्पज से सब हर किसी को ये लेना चाहिए। और वैसे भी मेरा छोटा बच्चा है तो मुझे और भी मस्त है वैक्सीनेशन। कोरोना के मामले कम होने के साथ ही टीकाकरण में तेजी से सामान्य जिंदगी को बहाल करने में मदद मिलेगी। फिलहाल देश में हर दिन 20 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी के लिए देश की कम से कम 70 करोड़ आबादी को टीका लगाना जरूरी है। अगर इस लक्ष्य को दिसंबर 2021 तक पूरा करना है तो हर दिन 70 लाख डोज लगाने होंगे। ICMR के मुताबिक सरकार ये लक्ष्य हासिल कर लेगी। By the middle of the year or early part of July or in middle of July or early August, we will have more than enough doses to vaccinate up to 1 crore per day. And we should be able to cover up this little, if you're going from destination A to destination B, if you're traveling by car or by train, sometimes the speed is high, sometimes the speed is slow. So you ultimately want to reach the destination in a limited time. And that is what our purpose is, to cover the entire population by December, which we should be able to do. So you have to have patience. जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होता, तब तक पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि केस कम भले ही हुए हों, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। हालांकि कई शहरों में थोड़ी छूट मिली तो मास्क चेहरे से नीचे उतरता हुआ नजर आया। बाजारों में भीड़ भाड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। यही वजह है कि राज्यों में प्रशासन ने इस पर नियंत्रण की जिम्मेदारी दुकानदारों को भी सौंपी है। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा और भोपाल में रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक। लॉकडाउन में ढील देते ही कई जगहों से भीड़भाड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शाहजहांपुर में बीज के लिए भारी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए। इस दौरान भारी धक्का मुक्की में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। एक और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।